गाजियाबाद के टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्ट टाइम में बैलेंस कम होने की वजह से एक औरत टोल बूथ में घुस के वर्कर को 7 थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पे लॉयर और टोल स्टाफ के बीच पेमेंट को लेकर बहस होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट, प्रोटेस्ट और हाईवे जाम तक पहुंच जाती है। और ये गुस्सा, वायलेंस रोड्स और हाईवे तक लिमिटेड नहीं है। महाराष्ट्र के क्लिनिक में लोगों ने सिर्फ इतना कहा था कि हम लाइन में पहले आए हैं, लेकिन आर्गुमेंट इतना बढ़ गया कि रिसेप्शनिस्ट को बाल खींच के जमीन पर गिरा दिया। और ये देखो, ये तो कमाल ही हो गया। मथुरा के लस्सी सेलर्स रोड पे पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे सिलीगुड़ी के एक लोकल मैच में हुआ जहाँ पर एम्पायर ने एक बहुत ही क्लोज डिसीजन दिया, जिस वजह से मैटर सिर्फ बहस पे नहीं रुका। लोग एक दूसरे को पत्थर मारने पे आ जाते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, इनफैक्ट पुलिस भी टीयर गैस लेके आती है। तो इतना गुस्सा आखिर आ कहां से रहा है? क्या हम इंडियंस नेचुरली एंग्री लोग हैं या इसके कुछ सीरियस ट्रिगर्स हैं? इस सवाल का जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। जो गुस्सा हम लोग रोज रोड्स पर, पब्लिक स्पेसेस में, ऑफिस में, मार्केट्स में देखते हैं, ये कोई पर्सनैलिटी का इशू नहीं है, बल्कि नर्वस सिस्टम का इशू है। और जब आप इसे इस एंगल से देखोगे तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। हमारे ब्रेन के पार्ट होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये ब्रेन का डेंजर अलार्म होता है। जब भी हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ थ्रेट आने वाला है, हमारा एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति सब कुछ साइड में हो जाती है। हमारी बॉडी में सिस्टम हजारों साल पहले बना था, जब थ्रेट का मतलब था कि सामने से कोई शिकार आने वाला है, कोई लायन टाइगर है। तभी एमिगडाला का एक्टिवेट होना हमारी जिंदगी को सेव करता था। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन आज भी डिस्कम्फर्ट और थ्रेट के बीच में फर्क नहीं देख पाता। इसीलिए इंडिया की सिटीज उसके लिए परमानेंट ट्रिगर जोन बन जाते हैं। यहाँ पे थ्रेट कभी खत्म नहीं होता। सुबह जैसे ही बाहर निकलते हो तो भीड़, शोर और अनसर्टेनिटी सब कुछ शुरू हो जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में आपका एवरेज वन वे कम्यूट 55 से 60 मिनट का हो जाता है। यानी आपके डेली के 2 से 3 घंटे ट्रैफिक जाम में, सेंसरी ओवरलोड में, शोर में निकल जाते हैं। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का धक्का, लेट होने का प्रेशर, ये सब कुछ ब्रेन के लिए कंटिन्यूअस वार्निंग सिग्नल बन जाता है। और उसी बीच ऐसी लड़ाइयाँ भी सामने आ जाती है। जब मैं दिल्ली कॉलेज में था तो मैं और मेरे दोस्त डेली डिस्कस किया करते थे कि दिल्ली की डीटीसी या मेट्रो में रोज की लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब मेट्रो सिटीज में डेली गर्मा गर्मी तो काफी कॉमन है। दिल्ली मेट्रो की लड़ाइयों की इतनी वीडियोस आती हैं कि पूछे मत। इनफैक्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर पे तो एक पेज बना हुआ है, घर के कलेश, जहाँ पर पूरे इंडिया की लड़ाई और झगड़ों की वीडियोस आगे आती है। इसके ऊपर हवा यानी एयर का स्ट्रेस और ऐड हो जाता है। WHO के अकॉर्डिंग PM 2.5 की सेफ एनुअल लिमिट 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, लेकिन दिल्ली जैसी सिटीज में नंबर 90 से 100 के बीच रहता है, कई बार तो उससे भी ज्यादा, यानी सेफ लिमिट से 15 से 20 गुना। ये बॉडी के लिए जहर की तरह काम करता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, लंग्स और ब्लड वेसल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार स्पाइक होते जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में बहुत ही सीरियस फैक्टर है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। 2023 और 2024 में इंडिया की कई सारे सिटीज में हीट का टेम्परेचर 45 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गया है। न्यूरोसाइंस और क्राइम स्टडीज की रिपोर्ट लगातार दिखाती है कि जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसी बॉडी के अंदर फिजिकल डिस्कम्फर्ट और वायलेंस बढ़ती जाती है। और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, USA, यूरोप, हर जगह स्टडीज में पाया गया है। अब इस गंदी हवा और बढ़ती गर्मी में इंडिया की ओवर पॉपुलेशन को और डाल दो। इंडिया की पॉपुलेशन ऑफिशियली 1.46 बिलियन हो गई है। रोड्स वही हैं, ट्रेन्स वही हैं, बसेस वही हैं, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोकल ट्रेन में जगह के लिए धक्का मारना, बसेस के अंदर सीट्स के लिए बहस करना, फुटपाथ तक पे चलने के लिए स्ट्रगल हो रखा है। हर जगह के इनविजिबल कंपटीशन है। ऊपर से इंडिया में एक्सीडेंट से मरने के तरीके भी क्रिएटिव होते जा रहे हैं। नाले में गिर के मर जाओगे, गड्ढे में गिर के मर सकते हो, गंदा पानी पी के मर सकते हो, और बाय चांस बच जाओ तो गाड़ी के ऊपर मेट्रो का पिलर गिर जाएगा, वैसे मर जाओगे। जब आपको ऐसे एनवायरनमेंट डेली 365 दिन मिले तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चल जाती है, जहाँ पे लॉजिक, पेशेंस सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। इसीलिए हर छोटी सी बहस ईगो बैटल बन जाती है। जैसे भदोही में सिर्फ एक छोटी सी बहस के पीछे एक थार ड्राइवर ने लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी। एक और केस दिल्ली का है जहाँ पे द्वारका में बाइक राइडर्स अपनी बाइक राइड कर रहे थे। तब एक बाइक राइडर हार्दिक को, जो कि 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर टाइप लोगों ने रोक लिया। वो लगातार सॉरी बोल रहा था। उसके बाद भी उसको फिजिकली असॉल्ट किया और उसके बाद उसकी पूरी बाइक तोड़ दी। और ऐसे केसेस की वजह से सिर्फ फिजिकल एग्जॉशन नहीं होता, ये से इमोशनल गुस्सा वो भी शेप होने लगता है। हर साल इंडिया में लगभग करोड़ों लोग कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। SSC, UPSC, नीट, JEE,
एग्जाम 100 तरीके के होते हैं, लेकिन लगभग सभी का एंड रिजल्ट एक ही होता है, रिजेक्शन। यूपीएससी का सिलेक्शन रेट 0.2% से भी कम है। नीट में हर साल करीब 23 लाख लोग बैठते हैं, लेकिन एमबीबीएस में सीईटी से 92,000 है। यानी सिस्टम में एंटर करने से पहले ही लगभग 95% लोग तो बाहर ही हो जाते हैं। और जब एग्जाम का फेज खत्म होता है, उसके बाद भी प्रेशर खत्म नहीं होता। इंडिया की यंग एडल्ट्स में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 42% के आसपास है, और जिनके पास जॉब है वो वैसे अनएम्प्लॉयड है। 12 से 15,000 की सैलरी मिलती है, लेकिन कोचिंग की फीस, एजुकेशन का लोन और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब मिलाकर 30-40 हजार की ईएमआई बन जाती है। यही से एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप बढ़ता जाता है। बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है कि पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट है, जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट है। और ये कहानी सिर्फ हमें टीचर्स नहीं बोलते, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे आसपास की पूरी सोसाइटी हमें सब यही पाठ पढ़ाती है। लेकिन रियलिटी में जब रिजेक्शन और कॉम्प्रोमाइज मिलता है, तब बॉडी थक जाती है। ऐसे टाइप में फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर जमती रहती है। इंडिया में आज भी मेंटल हेल्थ एक टैबू है। लोग ओपनली अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिसअपॉइंटमेंट शेयर नहीं कर सकते। थेरेपी पे जाना इंडिया में ड्रामा माना जाता है। तो जो इमोशंस एक्सप्रेस करने थे वो कंप्रेस हो जाते हैं, और जब इमोशंस कंप्रेस होते हैं तो वो नेचुरली एक सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ रिएक्शन में बाहर आते हैं, एंगर। इसीलिए रोड पर आपके पास कोई कट मार के जाता है तो वो रिएक्शन सिर्फ ट्रैफिक की वजह से नहीं आता, वो आपके कॉम्प्रोमाइजेस, आपके रिजेक्शंस, आपके फेलियर्स, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, सबकी वजह से आता है। जैसे भी कुछ दिनों पहले की बात है, जहाँ पर एक वाइफ ने हस्बैंड को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने टीवी की वॉल्यूम को कम नहीं किया था। इशू टीवी की वॉल्यूम का नहीं है, बल्कि सप्रेस्ड इमोशन का है, जो ऐसे बाहर निकला है। और इसमें एक मेजर इशू है हमारी अपब्रिंगिंग का, हमारी कंडीशनिंग का। इंडिया में कभी भी बचपन से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाया ही नहीं गया है। बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, ओबे करो, आदर करो, सम्मान करो। टीचर अगर डांटे तो सवाल मत पूछो, बॉस चिल्लाए तो एडजस्ट कर लो, घर का छोटा बेटा कुछ बोले तो कह दो कि छोटा है, और बड़ा कुछ बोले तो कह दो कि इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। यानी फीलिंग समझने या प्रोसेस करने की ट्रेनिंग हमें कभी मिलती ही नहीं है। हमारे स्कूल्स, ऑफिसेस, फैमिली, बिजनेस, वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट डिफाइंड होता है, तो वहाँ पे हम नेचुरली सही रिएक्ट करते हैं। पर जैसे कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पे अथॉरिटी ब्लर्ड है, जैसे रोड्स हो, मार्केट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ पर हम कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इंडिया में रोड रेजेस इतने कॉमन है, जहाँ पर दोनों ही लोग अपनी पावर टेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में गाड़ी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि पावर का सिंबल भी है। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी एसयूवीज, फ्लैशी कार्स और टिंटेड ग्लास वाली गाड़ियां होती हैं, उन्हीं में ज्यादा गुस्सा और एरोगेंस भी दिखता है, क्योंकि वो रोड पे दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे ऊपर है, हम डोमिनेट कर सकते हैं। इसी वजह से कई इंसिडेंट्स में चाहे सामने वाला सॉरी भी बोल दे, उसके बाद भी मामला शांत नहीं होता, जैसा बाइक राइडर हार्दिक के केस में हुआ। हर साल ग्लोबली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकलती है, जिसमें इस साल 147 कंट्रीज थी, उसमें इंडिया की रैंक 118 थी, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही सैड बात है। इसके ऊपर इंडिया में एक और रीजन है जिसका जिक्र काफी कम होता है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा। इंडिया ने पॉवर्टी, फेमाइस, कोलोनाइजेशन, पार्टीशन और इंस्टेबिलिटी के लंबे लंबे फेसेस देखे हैं। जनरेशंस की जनरेशंस अपने इमोशन को सप्रेस करके जिए हैं। न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स की स्टडीज दिखाती है कि ट्रॉमा सिर्फ माइंड में जनरेट नहीं होता, वो आपकी बॉडी में भी स्टोर हो जाता है, और अगर वो सही टाइम पे रिलीज नहीं होता तो अगली जनरेशन को भी पास ऑन होता है। अगर आप नेचर में देखोगे तो एनिमल जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपनी बॉडी को शेक करके सारी एनर्जी को डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ह्यूमंस को उल्टा सिखाया गया है। रोना मना है, बोलना वीकनेस है, और फील करना ओवर रिएक्शन है। तो जो हमारी बॉडी की सर्वाइवल एनर्जी थी, वो गुस्सा, वायलेंस और एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम इंडियंस का गुस्सा एक सडन प्रेशर दिखता है कि वो एक सेकंड में एक्सप्लोड हुआ है, बट रियलिटी में वो ओवर द ईयर्स हमारा जैरेड प्रेशर है, जो कि एक साथ में फूट जाता है। इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि हमें स्कूल लेवल से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाया जाए। हमें एलजेब्रा, साइन कॉस थीटा तो सिखा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे डील करना है वो नहीं सिखाते। कि फाइट की सिचुएशन में फाइट करनी है, या वहां से भागना है, या चुपचाप रहना है, ये कोई नहीं सिखाता। इनफैक्ट इंडिया के स्कूल्स में तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में गर्मा-गर्मी चलती है कि तू मुझे बाहर मिल, तेरी फील्ड में बिठाता हूँ। जैसे इस वीडियो में टीचर ने स्टूडेंट को चीटिंग करते हुए पकड़ा, लेकिन उल्टा स्टूडेंट की टीचर को मार रहा है। जब स्कूल्स में ही लड़ाइयों से शुरुआत होती है, तो बंदा बड़े होकर भी रियल लाइफ सिचुएशन में लड़ाई से ही डील करता है। इसीलिए एक इंडिविजुअल के बिल्डिंग ब्लॉक से ही उसे एम्पैथी, कंपैशन और एंगर मैनेजमेंट सब कुछ सिखाना बहुत जरूरी है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।